Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आई होप आप सब स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों को कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 10 में हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 9 में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कर लिया था कि किस प्रकार से पाचन तंत्र का आहार नाल होता है, कौन कौन से उसके भाग हैं, उसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम पाचन के प्रोसीजर को समझते हैं कि पाचन का प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। तो आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुख गुहा में पाचन की। मुख गुहा में आपको पता है कि भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा माउथ में दांत पाए जाते हैं। उन दांतों की सहायता से उस भोजन को कुतरा जाता है, चबाया जाता है, दबाया जाता है, पीसा जाता है। अगर हम इस बात पे आ जाएं कि इस प्रकार से ये होता है प्रोसीजर, तो हमें पता है कि मानव में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक दांत हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, दूसरे हैं स्थायी दांत। अब इन्हें हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ, इसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। अगर हम टेम्पररी टीथ को बात करें तो हम इसे एक और नाम देते हैं, वो है नाम मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। मिल्क टीथ, दूध के दांत, यानी कि बच्चों में ये दांत होते हैं और ये बच्चे में आपको पता है उसके 6 मंथ से आते हैं और 6 to 7 ईयर या 8 ईयर तक उसके साथ में रहते हैं, उसके बाद उखड़ जाते हैं। तो ये मिल्क टीथ कहलाते हैं। अस्थायी दांत होते हैं, एक समय तक रहेंगे, उसके बाद में निकल जाएंगे। लेकिन जो स्थायी दांत हैं वो 8 साल के बाद जब बच्चे में आना शुरू होते हैं, फिर ये परमानेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि परमानेंट है, लेकिन एक टाइम के बाद में ये भी दांत निकल जाते हैं, लेकिन इनको बोला परमानेंट टीथ जाता है। अगर हम मिल्क टीथ की बात करें संख्या में होते हैं बेटा 20। इसका मतलब ये है कि बच्चों में है। तो अगर हम बच्चों के दंत सूत्र की बात करें, बच्चों में दंत सूत्र की हम बात करें तो बच्चों में दंत सूत्र होता है 2103/2103 यानी कि हम दांतों के प्रकार की बात करें तो दांत 4 होते हैं। पहला है कृंतक, जिसे हम इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। दूसरा है रदनक, जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर बोलते हैं। एंड लास्ट है चवर्णक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि ये चारों दांत पाए जाते हैं परमानेंट टीथ में। लेकिन बाल्य अवस्था में जो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं। कृंतक हमारे सामने वाले दांत हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक हमारे साइड वाले जो कीले के नुमा दांत हैं वो हैं, ये भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक हमारे आगे वाली दाढ़ें हैं जो भोजन को दबाने का कार्य करती हैं। और जो चवर्णक है वो सबसे पीछे वाली दाढ़ें हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से ये दांत जो हैं
वो अपना कार्य करते हैं। और आपको पता है परमानेंट टीथ की जो संख्या है वो होती है 32। इसका दंत सूत्र जो है 21-23/21-23, ये इसका दंत सूत्र है। हमने बात कर ली कि मुख गुहा में, मुख में दांत पाए जाते हैं, उनके द्वारा भोजन को कुतरा जाता है। आगे भोजन जैसे ही बढ़ता है तो मुख गुहा में टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। वह भोजन पे वर्क करता है। मान लीजिए ये स्टार्च है, स्टार्च है, उस पर टाइलिन नामक एंजाइम ने वर्क किया और वह भोजन बदल गया ग्लूकोज, माल्टोज हम मान सकते हैं। सरल अणुओं में चेंज हुआ। एक जटिल अणु है, जटिल अणु चेंज हो गया सरल अणु में। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि स्टार्च जो है उसका होता है टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में, उस पर जब वर्क किया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। ये पूछा भी जाता है एक नंबर में कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो वर्क किया स्टार्च पे, जिसने काम किया, अपक्रिया हुई माउथ में और उसने ग्लूकोज या उसमें उसको तोड़ दिया। अब हम इसके बाद में जो हमारा सेकंड है पॉइंट, उसके बारे में हम जानते हैं। अब भोजन हमारा ग्रास नली की सहायता से होता हुआ आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय में आपको पता है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि आमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो जठर ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलते हैं, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं जैसे पेप्सिन। पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन पर, जो भोजन के साथ में प्रोटीन है उस पर कार्य करता है और उसे चेंज कर देता है पेंटोज में। दूसरा है रेनिन। रेनिन जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दूध को फाड़ कर उससे प्रोटीन को अलग कर लेता है। जब उसे अलग करता है तो उस पे वर्क करता है प्रोटीन पर, जो दूध से प्राप्त हुई, उस पर अपना कार्य करता है। आपको पता है कि हम पिछली क्लास में बात किए थे कि जो HCl पाया जाता है हमारे आमाशय में, वो HCl हमारे भोजन में जो अणु गए हैं भोजन के साथ में, उसे गलाने का कार्य करता है। और ये आमाशय में जो HCl पाया जा रहा है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से वो भोजन हो जाता है अम्लीय। जब वो भोजन अम्लीय हो जाता है तो वह, इस पे हमने बात कर ली कि ये एंजाइम अपना वर्क करते हैं। पेप्सिन भोजन के साथ में जो प्रोटीन हुई उसको चेंज करता है पेप्टोन्स में। रेनिन दूध को फाड़ कर उससे प्रोटीन को अलग कर लेता है, जिससे उसके पाचन में सहायता हो सके। और HCl जो है उस भोजन को गलाता है। अब वो भोजन जो आमाशय में पाया जा रहा था वो भोजन कहलाएगा काइम। अब ये काइम जो भोजन है, हम बात करते हैं ग्रहणी में पाचन, यानी कि ड्यूडेनम में पाचन। ग्रहणी में हम पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भोजन अम्लीय माध्यम में था वो बढ़ता हुआ छोटी आंत की तरफ जाएगा, ग्रहणी वाले हिस्से में पहुंचेगा, तो वहां गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की सहायता से उसमें जो उसका माध्यम HCl की वजह से अम्लीय हुआ था वो पित्तरस की वजह से क्षारीय हो जाएगा। जब वो क्षारीय होगा तो उसमें अग्न्याशय आगे बढ़ के अग्न्याशयी रस उसमें मिलेंगे, और अग्न्याशयी रस मिलते ही उसमें क्या होगा कि अग्न्याशयी रस जब मिलते हैं तो जैसे अग्न्याशयी रस कौन से हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, अग्न्याशयी रस है, वो ट्रिप्सिन एंजाइम शेष अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स को क्रिया करके उसे एमिनो अम्लों में चेंज कर देगा। जो पेप्टोन्स
या जो प्रोटीन थी उस पर क्रिया करेगा, उसे चेंज कर देगा बसीय अम्लों में, एमिनो अम्लों में। दूसरा हमारा जो इसी गृहिणी में अग्न्याशयी जो एंजाइम मिलेगा वो है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन क्या करता है कि ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंडों को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। स्टार्च एंड शुगर को चेंज करेगा, स्टार्च और जो शुगर है उसे चेंज कर देगा ये ग्लूकोज में। तीसरा हमारा जो एंजाइम है वो है स्टीएप्सिन एंजाइम। स्टीएप्सिन एंजाइम जो है वो वसाओं पर क्रिया करके उन्हें बसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। स्टीएप्सिन एंजाइम वसाओं पर क्रिया करेगा और वसाओं पर क्रिया करके उन्हें बसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो गृहिणी में पाचन, गृहिणी में 3 प्रकार के अग्न्याशयी रस पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स पर वर्क करेगा और उसे चेंज करेगा, एमिनो अम्लों में चेंज कर देगा। इसे चेंज किया एमिनो अम्लों में। दूसरा जो अग्न्याशयी रस है या अग्न्याशयी पाचक एंजाइम है वो है एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन क्या करता है, स्टार्च और शुगर पर वर्क करता है और उसे तोड़ देता है ग्लूकोज में। तीसरा जो अग्न्याशयी रस है स्टीएप्सिन एंजाइम, वो वसाओं पर क्रिया करता है और उन वसाओं को बसीय अम्लों ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ा, आमाशय में पाचन पढ़ा, गृहिणी में हमने पाचन पढ़ लिया। तीसरा जो शेष बचा हुआ जो पाचन है वो कहलाएगा छोटी आंत, यानी कि जो इलियम वाला पार्ट है उस छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में वो अपना वर्क करेगा। इलियम जो पार्ट है उसमें इरेप्सिन नामक एंजाइम है जो माल्टोज, इन्वर्टेज, लैक्टोज शर्कराओं को चेंज करते हैं और बड़ी बड़ी जो वसाओं के रूप में, गोलियों के रूप में जो भोजन था उसे छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ते हैं, जिससे जो छोटी आंत में जगह बन जाती है। अब उसका पाचन होता है। जब वो भोजन जो हमारे आमाशय में था वो कायम कहला रहा था भोजन, जब छोटी आंत में पहुंचता है इलियम वाले पार्ट में तो वह वहां पे पहुंच के काइल कहलाता है। यहाँ तक का हमें पाचन का जो प्रोसीजर था वो हमने समझ लिया। इसके बाद अवशोषण की हमने परिभाषा को समझ लिया था। जब हमने पहले बात की थी कि पोषण के जो पाचन तंत्र है उसके जो स्टेप्स हैं उनमें बात हमने की पांचों स्टेप्स की। अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना मुख के द्वारा, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा पाचन, विभिन्न पाचक रसों की सहायता से उस भोजन को सरल अणुओं में बदलना, पाचन कहलाता है। अवशोषण, जो पचित भोजन है उसका आंत की भित्ति के माध्यम से अवशोषण करना अवशोषण कहलाता है। जो आंत की भित्तियां हैं उन भित्तियों की सहायता से क्या किया जाता है, रसांकुरों की सहायता, जिन्हें हमने बिलाई का नाम दिया था, उन रसांकुरों की सहायता से क्या होता है, आंत की भित्तियों के माध्यम से उस भोजन का पोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, शक किया जाता है। तीसरा जो हमारा सबसे चौथा हमारा जो पॉइंट था स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या था, स्वांगीकरण की सहायता से हमने जो भोजन था अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं में या कोशिकाओं के जीव द्रव्य में आत्मसात करना स्वांगीकरण कहलाता है। तो इसके माध्यम से जो अवशोषण किया गया वह आत्मसात हो गया। पांचवा हमारा था कि मलवाहित क्षेपण या वाहित क्षेपण, जो अपचित ठोस पदार्थ था जो हमारी बॉडी में पच नहीं पाया उसे शरीर से बाहर निकाल देना वाहित क्षेपण कहलाता है। पांचों स्टेप हमने पढ़ लिए। हमारा ये पाचन तंत्र के हमने किस प्रकार से उसमें पाचन का प्रोसीजर होता है हमने वो पढ़ लिया। ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे फिनिश हुआ है।
कल हम इसमें हमारा जो नया टॉपिक है जय प्रक्रम वाले, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसीजर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। थैंक यू।